अब यहां पर एक बात बताओ, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा को डेल्टा से नहीं डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा तो डिस्टेंस ट्रेवल भी बहुत छोटा, तो उसको भी डेल्टा एस से नहीं डिनोट करके डीएस से डिनोट करो। तो इसको कैलकुलस के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिजिक्स की भाषा में रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कैलकुलस के लैंग्वेज में क्या बोला इसको? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिजिक्स के लैंग्वेज में, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कहोगे सर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल था, डीएस बाय डी को भी वही बात बोल रहे हो आप। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को भी ना रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बोले थे, वहां तो वो एवरेज वैल्यू दिया था, यहां का रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इंस्टेंटेनियस वैल्यू से, तो ऐसे बोलते हैं ना इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या? हाँ, और वो एवरेज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज भी दो वैरायटी का, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। एक पॉइंट पर कोई वैल्यू फाइंड करना है तो आप रेट निकालना है स्मॉल लेकर के, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और एवरेज वैल्यू निकालना है तो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल एंड लार्ज टाइम टेकन लेना। यही चीज को 9th-10th वाले को पढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? एवरेज वाले में लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लार्ज टाइम, इसमें स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल टाइम। और आप लोग का लेवल हाई है तो उसी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और वहां पर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को एवरेज रेट ऑफ चेंज, डेल्टा फॉर्म में एवरेज और डी फॉर्म में इंस्टेंटेनियस। चलो डिफाइन करें हम लोग एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी बोलोगे, सिर्फ वेलोसिटी। तो वो सब मीनिंग अब हम नहीं लिख रहे हैं ना, वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम या एट ए गिवन पोजीशन। इसको डायरेक्ट मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो ये भी जो डिफाइन होगा एवरेज से ही डिफाइन होगा, एवरेज वेलोसिटी से ही। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय एल टी डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऑफ किसका? एवरेज वेलोसिटी, है ना। और इसको फिर आगे बढ़ाते हो तो एल टी मीन्स लिमिट, लिमिट मतलब इसका वैल्यू जीरो के करीब है, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के करीब है। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, अब फिर इसको क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी ना। लार्ज टाइम इंटरवल एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्मॉल टाइम। यही ये खुद देखो ये क्या कर रहा है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो डेल्टा से क्यों डिनोट कर रहे हैं? डी से कीजिए डिनोट। कोई भी तरह का चेंज है, ये T2 माइनस T1 का दो रिप्रेजेंटेशन, एक डेल्टा टी एंड एक डी टी, ये फॉर लार्ज चेंज और ये रिप्रेजेंटेशन फॉर ए स्मॉल चेंज। और भी चेंज डिफाइन होता है लेकिन तुम लोग के लेवल में बस यही दो चीज देखना है। और भी होता है, डेल्टी लिखे, ऐसे लिखे, सबका अलग अलग मीनिंग है, लेकिन तुम लोग बस यही दो मीनिंग समझो। डेल्टा टी मतलब लार्ज चेंज, डी टी मतलब
स्मॉल चेंज। होने के लिए और भी तरह का चेंज होता है, पार्शियल चेंज, वर्चुअल चेंज, बहुत वैरायटी का चेंज होता है। तो ये तो ABCD है। इसमें इसी में कहो कि बहुत टफ लग रहा है, तो फिर उसका क्या होगा? नहीं, जब 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 हम लोग पहला दूसरा में रहते हैं तो लगता है वही टफ है, और जब उससे क्रॉस करके हायर क्लास में ABCD तो था नहीं। अच्छा, और वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर बोल रहे हैं बार बार हम इसको यूनिट वेक्टर में ले चलना चाहिए। तो या तो यहां से भी आ सकते हो यूनिट वेक्टर में, या यहां से। यदि यहां से आना है तो ऐसे आ सकते हो, डेल्टा R बाय डेल्टा टी तो आप डिफाइन किया था, वो क्या आया था? डेल्टा X बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा Y बाय डेल्टा टी जे कैप, ये आया था। इसकी जगह उधर वाला रास्ता हम बतलाएंगे। अब फिर लिमिट का कंसेप्ट है कि दो चीज का सम में लिमिट लगा हुआ है तो दोनों में इंडिविजुअल लिमिट लगाओगे, ये लिमिट का कंसेप्ट है। तो ये LT डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा X बाय डेल्टा T आई कैप, फिर ये लिमिट इसमें भी लगाएंगे, LT डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Y बाय डेल्टा T जे कैप, और जब इतना को D में कन्वर्ट की तो इसको भी तो D में कन्वर्ट करेगी ना, इसको dx बाई dt। कुछ नहीं, इसमें सब एक ही पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है सब बात। इसको लिख देना dx बाई dt आई कैप, और उसको लिख देना dy बाई dt जे कैप। अच्छा, इससे चलते आगे, इस एक्सप्रेशन से यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता तो देखो क्या करते हैं। ये तो सब कोई को पहले से पता है कि कोई पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है, यदि उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट xy, तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन था कैसे, xi प्लस y, तो वही चीज डायरेक्ट यहां डाल देंगे r की जगह ना। आप r की जगह डायरेक्ट xi प्लस yj डाल दो, फिर डिफरेंशिएशन का रूल्स है कि दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो वही चीज फिर आया कि नहीं आया बताइए, dx बाई dt आई प्लस dy बाई dt जे। समझे बात? कहीं कोई लाइन लैंग्वेज तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सब बात हो रहा है क्या? सभी बात हो रहा है कि एक सेंटेंस ने अभी तक लिखा गया है ठीक से? सब सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग बात को। वो टेक्निकल होता है, याद रख सकते हो उसको, एक झलक में जल्दी रिवीजन हो सकता है। अब सुनाओ, फिर इसका नाम बताओ आप लोग, इसको क्या रीड बोलोगे? dx बाई dt को आई के पीछे वाला है ना, आई के पीछे वाले का क्या नाम? x किसका, वो भी तो बोलेंगे, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v। नहीं वो बात बोलना, इंस्टेंटेनियस वर्ड तो नाम लेंगे, खाली वेलोसिटी बोला समझो इंस्टेंटेनियस ही बोल रहे हैं हम लोग। x कंपोनेंट, तो इसको मिटावें, हेयर dx बाई dt को, अच्छा इसको डिनोट करना शॉर्टली vx से। कोई वेक्टर का x कंपोनेंट, वेक्टर v के x कंपोनेंट को vx, जैसे r के x कंपोनेंट को rx लिखते थे ना, और वेक्टोरियली इसको आप x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v रीड किया, लेकिन बाद में फिजिक्स में यूजुअली क्या बोलते रहेंगे,
वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली फॉर dy बाई dt, जब कॉम्प्लिकेटेड मोशन पर हो गए आप 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, तो वहां पर मोशन का इफेक्ट तीनों डायरेक्शन पर पड़ रहा होता है ना। उस जगह हम लोग तीनों डायरेक्शन में इंडिविजुअली सब फॉर्मूला सब लाएंगे। तो यही सब सिंबॉलिक सिंबल ना हेल्प करेगा कि अब सब जगह तुम dr बाई dt ये लिखोगे तो फिर डायरेक्शन पता चलेगा कि किसके लिए लिखा गया था, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन। इसलिए सिंबल में अलग कर ले रहे हैं हम लोग उसको, रिप्रेजेंटेशन को dy बाई dt। इसको डिनोट करना है vy से, और y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v, या ये बात वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो जब ऐसा बात है तो ये जो वेक्टर v था इतना इसी की जगह फिर क्या लिख देते हैं हम लोग, इसकी जगह vx ना, और ये vy। ये तो वेक्टर में भी बताएं, कोई वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर में ऐसे ही नहीं लिखते हैं। चले अब कुछ न्यूमेरिकल्स पहले करें सब फार्मूला पर, स्पीड एंड वेलोसिटी पर, तब फिर एक्सेलरेशन पर आएंगे। उतार लो उतारो उतारो, हो गया। चलो सुनाओ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, अच्छा हाँ, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। कुछ बात और कुछ कंसेप्ट पहले देखिए इसमें। एवरेज वेलोसिटी और इधर एवरेज स्पीड देखा आप। एवरेज स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम लिया गया था, और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिया गया था। क्या ये दोनों एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड कभी बराबर हो सकता है? कब? अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, पाथ है स्ट्रेट लाइन, हाँ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम होता है। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कब सेम होता है? पाथ है स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा हो तब। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब देखिए सुनाओ, ये तो लोग समझ रहे इसी का मैग्नीट्यूड है ये, लेकिन ये लैंग्वेज में बात करो। ये एवरेज स्पीड है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। रुक जाओ लिखना नहीं अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि तो वेक्टर का रूल है कि मोट लगा है तो यार हट गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। ये एक ही केस में दोनों बराबर होगा। इफ पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यदि पाथ कर्व्ड होगा तो फिर ये बराबर नहीं होगा। या स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ हो फिर ये बराबर नहीं होगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है एवरेज स्पीड के बराबर होगा, हो भी सकता है। और ये बराबर नहीं होगा इसका अदरवाइज लिख दे रहे हैं यहां पर। क्या अदरवाइज मतलब समझ गए ना? पाथ कर्व्ड हो या स्ट्रेट लाइन हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा हो। तो इस बात को कॉमनली अब क्या बोलेंगे? कॉमनली बोलेंगे ये कि दस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मेरा स्पेलिंग मत देख पर गौर करना, बहुत गलती लिखते हैं ना। Thus magnitude of average velocity may or may not be equal to
एवरेज स्पीड। ऐसे नहीं कभी बोल कि एवरेज वेलोसिटी मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, ऐसा कभी मत बोलना। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा, वो तो वेक्टर है, ये स्केलर है, इसके रिलेशन की बातें नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, समझे। देखते हैं लोग को ये वर्ड छोड़ देता है, खाली बोल देता है एवरेज वेलोसिटी मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, तो गलत है ना, जाति के अकॉर्डिंग तो गलत है, एक डिफरेंट कैटेगरी का चीज है दोनों। बट इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity must be equal to instantaneous speed always। ये बात ऑलवेज, इसमें मे और मे नॉट की बात नहीं। एवरेज वाला तो समझ गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंस्टेंटेनियस वाला हो भी करेगा बराबर ऑलवेज, ये कैसे, ये लिख लिए थे ना, नहीं सर। चलो लिखो। ये था मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस में दोनों चीज क्यों बराबर होता है, क्योंकि देखिए चाहे पाथ कर्व्ड हो, स्ट्रेट लाइन हो, उससे मतलब नहीं होता उसको। इसको लैंग्वेज में फिर से सिंबॉलिक फॉर्म में यहां क्या बोल रहे हैं, मॉड वी मस्ट बी इक्वल टू वी ऑलवेज। वो अदरवाइज का मीनिंग आप लोग बाद में ठीक से लिख लेना। चलो सुनो, ये क्यों बराबर होगा हमेशा, तो वो पाथ कुछ भी हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ हो, नहीं कर्व्ड पाथ हो, क्योंकि क्या होता है ना, मान लो कर्व्ड पाथ की बात करें हम लोग, आपको यहां का स्पीड चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको देखो, यदि पाथ कर्व्ड है तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों तो बराबर होगा। दो क्लोज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एंड दो क्लोज पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, भले ही थोड़ा कर्व्ड भी है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, दो क्लोजे पॉइंट के बीच का एवरेज को इंस्टेंटेनियस बोलते हो ना, तो दो क्लोज पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, समझे। तो जनरली सुनते होगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड, क्या Magnitude of velocity is ये ओनली किसके लिए वैलिड है, इंस्टेंटेनियस के लिए वैलिड है, एवरेज के लिए नहीं। हो भी सकता है एवरेज के लिए, समझे। तो ज्यादा बहुत पॉपुलर है ये बात, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन है कि किस चीज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए। और ये तो समझ ही रहे हो कि चूंकि डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड डी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे, टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, ये एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हाँ, क्या देख रही हो, नहीं भी इक्वल है या इक्वल है भी, कंडीशन है उसके पीछे।
चलो सबसे पहले क्वेश्चंस करें हम लोग। वो बंद हो गया। एक एससी वर्मा में एक न्यूमेरिकल है, फ्रॉम रांची टू पटना। ये है रांची टू पटना का जो एयर रूट है, बाय एयर रूट, वो है 320 किलोमीटर, सॉरी 260 किलोमीटर। और बाय रोड रूट ये 320 किलोमीटर। बस टेक्स 8 आवर एंड एरोप्लेन टेक्स हाफ आवर। बस टेक्स 8 आवर एंड प्लेन टेक्स हाफ आवर। तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ बस एंड प्लेन। कुछ भी करोगे उसके लिए क्या निकालना होगा? बस का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड प्लेन का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना। आप हमको बताते चलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना कितना 320 किलोमीटर ना। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन कितना 260 किलोमीटर। तो जब ऐसा है तो बस का एवरेज स्पीड ये 320/8 और प्लेन का एवरेज स्पीड 260/हाफ ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना? बस का डिस्प्लेसमेंट, प्लेन का डिस्प्लेसमेंट तो हाँ, प्लेन तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। प्लेन तो वही उसका डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी। बस का डिस्प्लेसमेंट भी तो प्लेन के बराबर ना। भले ही बस प्लेन के नीचे नीचे नहीं चलता है, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट होता तो प्लेने वाला ना, इसके लिए भी होता क्या? बस रांची टू पटना शॉर्टेस्ट रूट तो दोनों के लिए सेम ना होगा। भले ही बस के लिए नहीं है अवेलेबल रास्ता, तो बस का भी डिस्प्लेसमेंट 260 लोगे ना। डिस्प्लेसमेंट बस का भी 260 लिया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन, तो प्लेन का दोनों चीज सेम हुआ क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। यही देखो, ऐसे समझो ना, ये रांची टू पटना है तो बस ऐसे गया तो एक जगह से इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो दोनों का सेम है ना। डिस्प्लेसमेंट तो उसके लिए वही रहेगा। तो अब आप समझ रहे हैं यहां पर क्या करना है। एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस का मैग्नीट्यूड तो 260/8। टाइम बस वाला ही लेना, टाइम बस वाला ही लेंगे। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन का मैग्नीट्यूड 260 कितना हाफ। रिप्रेजेंटेशन ध्यान से गौर करो। देखो, जब स्पीड लिख रहे हैं तो ये मॉड वुड वेक्टर वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम ना। और एवरेज वेलोसिटी में भी ऐसे ही लिख देती, फिर क्या अंतर होता कि कौन सिंबल स्पीड के लिए है, कौन वेलोसिटी के लिए है। ये सब काम कर दिया जाता है। वेक्टर लगा के मोड लगा दो तो लोग समझ जाएगा वो एवरेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उतारो।